गेट्स जिसके नाम पे स्वालबार्ड सीड वॉल्ट के अंदर 3.5 लाख बीज पेटेंट हुए पड़े हैं, आप अपना बीज नहीं बो सकते हो भाई साहब। वही बिल गेट्स जो आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड और फोर्टिफाइड के नाम पे आपको कबाड़ खिला रहा है, जहर खिला रहा है, कोटा वाला जो राशन वाला कोटा है जो गांव के अंदर फोर्टिफाइड कबाड़ खिला रहा है, वही बिल गेट्स। वही रॉकफेलर जो आपको बिग फार्मा का जो मालिक है, वही रॉकफेलर फाउंडेशन जिसने हरित क्रांति के नाम पे हम लोगों को जहर दिया और ऐसी मरने वाली क्रोनिकल डिजीज दी, वही रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो पैसा बना के काम करती है। हम लोग तो लहू मतलब अपने नौवा गिला और लहू खून पसीने की कमाई से पैसा कमाते हैं, और वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली वो पैसा छाप देती है, वहां हम कर्जा लेते हैं और वो छाप देती है। आपने रवि कुमार की किताब देखी होगी, पढ़ो उस किताब को आप, बैंकों का मायाजाल। भाई साहब बंदे ने एक एक चीज एक्सप्लेन कर रखी, 6 साल पहले बता दिया था कि एक ऐसा सा जुगाड़ आओगा, एक ऐसी बीमारी आओगी तो तुम लोगों को घरों में कैद करा जाएगा। सब इसमें जो नई जो चीज आ रही है ना कि हाँ। भाई दूध आप बिना विटामिन के मिलाई नहीं बेच सकते, हाँ। चावल पे बिना कोटिंग के नहीं बेच सकते। ये जो खेल असल में क्या खेल है, मुझे एक बात आइए, जब महाराणा प्रताप जैसे लोग, जब सूरजमल जैसे लोग 7.5-7 फुट के 200-200 किलो के जो महाराजा होते थे, तब तो दूध में कोई समस्या नहीं थी। हाँ। मतलब ये सारा सिस्टम क्या कि जो खुला दूध है वो बेच नहीं सकते। मेरे जैसा कोई व्यक्ति ऑर्गेनिक खेती करके अगर चावल बेचना चाहता था, अब उस पर को बैन कर दिया जाए, क्योंकि उसमें उसको लगा जी आप कोटिंग करिए। कोटिंग किसान तो नहीं कर सकता, ना कोई दूध में कोई विटामिन किसान मिला सकता है। तो ये सारा जो असल में जो खेल चल रहा है, ये टोटली बड़ी कंपनियों को देके, और आपको बिल्कुल सिर्फ उपभोक्ता, दूसरा कुछ भी नहीं आप बन पाओगे। ये पूरा खेल वो चल रहा है। इसमें एक चीज और ध्यान करने की है भाई देवेंद्र भाई, मैं भी खेती पे काम कर रहा हूँ। आप पॉली हाउस टेक्निक पे जाइए, जो नेट हाउस और पॉली हाउस में जो खेती हो रही है, केवल 10,000 बीज जो शायद 100-150-200 रुपए के हो सकते थे, 70,000 रुपए का बीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका आगे बीज भी नहीं बनता, बांझ है वो बीज। 70,000 रुपए का एक बार। और सबसे बड़ी एक और दिक्कत उसमें, कम से कम 15 से 20% जो बीज हैं वो से उनके मतलब जर्मिनेशन नहीं होता, वो पैदा नहीं होते। तो 2000 बीज फिर और लेके आओ, यानी एक बार में कम से कम 1 लाख रुपए का बीज, और वो कभी भी दोबारा बीज बनेगा नहीं। इस टाइप के टोटल कंट्रोल की बात हो रही है खेती पे और हमारे समाज में। सुनील भाई, हमें चेत तो उसी टाइम जाना चाहिए था जब रेडियो पे एक वैज्ञानिक बुलाता था कृषि का, और वो वैज्ञानिक नहीं होता था, वो कंपनी का दलाल होता था। वो कहता था कि जी पहला पानी किस दिन में दो, दूसरा पानी आप तुरंत दो, ताकि जितना ज्यादा खरपतवार हो उतना ही ज्यादा केमिकल लोगों से बेचारों से डलवाया गया। हमने 55 दिन में पहला पानी दिया है। हाँ। जो कोटिंग की जा रही है, मैं बताना चाहूंगा, कोटिंग जो की जा रही है वो की क्यों जा रही है? इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंसेस डाले जा रहे हैं। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी में जाएंगे, चावल पे कर रहे हैं और चीजों में डाल रहे हैं, वो आपकी बॉडी में जाके आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ा देंगे। फिर जब ये रेडिएशन छोड़ेंगे, उससे आपकी बॉडी इफेक्ट ज्यादा होगी। आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, एक तो कमजोर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। मैं एक बार 5 साल पहले मैंने एक इंटरव्यू में FM चला रहा था गाड़ी में, मुझे लगा कि आज बड़ी बहस होगी। उन्होंने कोई एम्स से डॉक्टर बुलाया और उस पर बहस की जी कैंसर ज्यादा क्यों हो रहा है। मतलब एम्स के एक बड़े कोई आदमी था, उसने आगे कहा जी जो कैंसर के जो मुख्य कारण, मुझे पता नहीं आज क्या खुलासा, उसने कहा जी मुख्य कारण है शराब और तंबाकू। मैं हैरान हो गया, जितनी दुनिया भर की माताओं बहनों को कैंसर हो रहे हैं, मतलब आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि कैंसर की मुख्य वजह क्या है। भाई आपका पेस्टिसाइड है, या जो चाय है, जो चीनी के मीठे नाम पे चीनी दिया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आपको आयोडीन नमक जानबूझ के खिला के नपुंसकता के कगार पे खड़ा कर दिया, बंद किया और आयोडीन नमक। कोई 20 साल से 30 साल से बताने वाला ही नहीं कोई। इतना एक खतरनाक सी बात आप एक बार ध्यान करना, थोड़े दिन पहले कृषि मेला था मेरे एरिया में। उसमें आपका कौन सा एरिया है? मेरा एरिया यानी मेरे गांव का एरिया सालवर मेरा गांव है। तो वो उसमें समस्या ये आई कि मेरे को वहां परमिशन नहीं मिली, क्योंकि मैं सीधा बोलता था ऑर्गेनिक पे काम करता हुआ। तो मैं बाहर खड़ा था, मैं वहां चला गया मजबूरी में कि मेरे को सुनना वहां पे क्या था। अंदर से आवाज आई, वहां के SDO ADO वहां पे ऊपर से बोल रहे थे मंच से, किसी ने सवाल किया था। सवाल ये था कि भाई ये जो दवाई है ये तो बैन हो गई है, इसको कैसे डाल रहे हैं। तो ADO ने और SDO ने जो जवाब दिया ना, वो इतना मूर्खता का था। उसने जवाब दिया कि भाई ऐसा है, 2 साल के बाद ये बैन होगी, क्योंकि कंपनी का स्टॉक बाकी है। अब आप ये देखो कि वो इसके ऊपर मैं आपको खेल बता दूं, ये बयान आया था 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री का, अपने भारत सरकार का, कि ये जो खुराक आपको लगाई जा रही है ना, इसके ऊपर इन्हें क्या करा कंपनी ने, उद्धव ठाकरे को भी चिट्ठी लिखी, अपने खट्टर को भी लिखी। अग भाई ये तो एक्सपायर होने वाली है,
जो खुराक आपको दे रही, पहली खुराक दूसरी खुराक, और कंजप्शन हो गया कम, लोग जाग गए, ना ही बड़का गलवा रहे ना ही बड़ा गलवा रहे, तो उन्होंने बोला जी ना बेचो फटाफट, सख्ताई करो ऊपर से। तो वो सख्ताई करने की बारी आई, उन्होंने कहा जी तो एक्सपायर हो ली, तो डेट एक्सपायर हो ली। तो भारत सरकार के ऑफिशियल्स ने बोला कि इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, एक्सपायरी के 1 साल तक बाद भी चलेगी, ये एक्सपायरी के बाद भी चलेगी। मतलब ये ऑफिशियल है भाई साहब, अखबार मारी, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मतलब अगले ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बिकनी चाहिए, बस जानी चाहिए। आपका पैसा खाली हो, आपका शरीर खोखला हो जाए, कल को आप जैसे नशे वाले आदमी नहीं आग रहे, दे बाबा जैसे मर्जी दे दे, ऐसे ऐसे करने वाले हैं कि तीसरी खुराक दे दे, चौथी दे दे, फिर बोलेंगे बेटा अब तो ये ले, अब तेरे को ये मिलेगा। अब तक तो फ्री देने लग रहे हैं भाई, फ्री कैंसर का इलाज ना कर दे भाई, फ्री दूसरी चीज ना कर दे। सरकार ने तो 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, करना चाहे तो सिगरेट की और दारू की दुकानें क्यों नहीं बंद करते? वो तो लॉकडाउन में चालू करके रख रखी थी, स्पेशल उनको परमिशन थी एक्स्ट्रा टाइम तक। वो तो अभी भी हो रहा है 6 बजे के बाद। लॉकडाउन के टाइम पे भी उनको तो भाई 11-11 बजे 12 बजे तक चल रही है दारू की दुकानें, ये क्या मतलब की बात है? क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज एक है भाई, अपने थोड़ा सा दिमाग के पुर्जे खोलिए, आंख नाक कान खोलिए, लॉजिकल सोचिए, हमारी बातों पे भी यकीन मत कीजिए। हो सकता है हम कोई हिडन एजेंडा चला रहे हो, खोज करिए उस हिडन एजेंडा की, पता करिए सरकार का क्या हिडन एजेंडा है कि शराब की दुकान खोलकर स्कूल बंद करना। सरकार का क्या एजेंडा है कि एक आदमी जो अरविंद केजरीवाल जो यूपी के अंदर और पंजाब के अंदर जाकर के लाखों की रैलियां करता है और वहां मुंह के कच्छे का बैन लगाता है और 2,000 रुपए का चालान काटता है, क्यों राहुल गांधी को उस खुराक, अगली खुराक, तीसरी खुराक देने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ रही है? क्यों उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को बंद किया हुआ है इसके नाम पे कि खुराक जल्दी से लो? वो तो सबसे बड़ा क्यों दलाल इसका है? वो तो सबसे बड़ा दलाल है ही है। सीपीआई वाले, आप कम्युनिस्ट वाले, अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं बोलता? आप जब जने जने ने पता लग गया भाई, गांव के आदमियों ने सब ने बेरा नशा कहाँ मिला है, स्मैक कहाँ मिला है, गांजा कहाँ मिला है, चरस कहाँ मिला है, उसका पता सरकार नहीं लगा पा रही है, लगा नहीं पा रही। बकायदा प्रशासन के साथ मिलकर नशा किया जा रहा है। अमित शाह अडानी के साथ मिलकर धंधा कर रहा है हीरोइन का। अफगानिस्तान से 3,000 किलो एक बार मंगाई, 27,000 किलो एक बार मंगाई। वो तो तब है जब पता था हमारे को, पता ना हो, पकड़ी ना जावे तो कितना खेल है। सरकारी अमले का इस्तेमाल किया जाता है, आगे आगे पीसीआर चलती है, पीछे पीछे इनके ड्रग्स के ट्रक चलते हैं और इसीलिए लॉकडाउन लगाया जाता है। ये 5G आने लग रहा है, आपकी बर्बादी का रास्ता। आपका जो बुखार आएगा रेडिएशन के जरिए आपको मारा जाएगा और आपको लगेगा कि आप किसी बीमारी से मर रहे हो, आप किसी नए वेरिएंट से मर रहे हो। आपके लिए इंतजाम किया जा रहा है, पूरा का पूरा खेल किया जा रहा है और आपको नहीं पता चल रहा है। लॉजिक लगाइए, अपने बच्चों के स्कूल खुलवाइए, आप अपनी स्वतंत्रता को इनके आगे गिरवी मत रखिए, आप इनको खुली छूट मत दीजिए। सरकारें खुली छूट करने के लिए नहीं होती हैं। सरकारों का काम होता है जनता से पूछकर, जनता के लिए, जनता की खुशहाली के नियम बनाना, और इसलिए नहीं होती कि अपने नियम थोपना अपनी मर्जी के। ये उन कंपनियों के दलाल बने हुए हैं। अपने देश का प्रधानमंत्री जब किसी खुराक वाली कंपनी का दलाल बन जाए, जब देश का मुख्यमंत्री दलाल बन जाए, तो जनता की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उठे और वो उनसे सवाल पूछे और जो उन्होंने नुकसान किया उसका हिसाब मांगे। तो अब मेरा संदेश ये है, गांव-गांव जो युवा लोग हैं वो अपने अपने गांव में जिन जिन को साइड इफेक्ट हैं उनकी लिस्ट तैयार करो, जिस जिसको नुकसान हुआ है उनकी एप्लीकेशंस तैयार करो। चलेंगे, हिसाब लेने चलेंगे। मैंने जब ये गिरफ्तारी हुई 3 तारीख को चंडीगढ़ में, उससे पहले 4 दिन 5 दिन पहले मैंने बोला था, याद हो आपको, नरवाना के अंदर रणबीर जॉन ने जब वीडियो बनाई तो मैं रणबीर को ये बोल रहा था कि रणबीर ये 3 तारीख से सख्ताई करेंगे, हम सख्ताई को तोड़ेंगे, ये हमको गिरफ्तार करेंगे और हम फिर हिसाब मांगने चलेंगे। बस ये हिसाब मांगने चलने वाली बात रहती है। हमने वो तोड़ी, हमने गिरफ्तारी दी, जनता को बताया कि जो जुर्म किया था उसकी तो एक धारा आईपीसी में है ही नहीं। हमने मुंह का कच्छा नहीं पहना था। एसडीओ को समझाया हमने उसके कितने नुकसान हैं, उनको बताया कि तुम्हारा काम हमारे अधिकारों की रक्षा करना है। हमने जनता को ये बताया कि किसकी आड़ में आपके साथ क्या हो रहा है। समझ गए ना? इसीलिए आपका काम है अपने हकों की आवाज उठाना, अपने बच्चों को लैब रैट बनने से रोकना, अपने बच्चों को बर्बाद होने से रोकना। स्कूलों में जाकर पूछिए कंपनियां क्या क्या साइड इफेक्ट दे रही हैं। स्कूलों में जाकर स्कूल टीचर्स को बोल दीजिए, प्राइवेट स्कूल का मालिक
अगर ये कहता है कि हमारा 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 ये मान्यता रद्द हो जाएगी, हमारी एफिलिएशन बंद हो जाएगी, सरकार का प्रेशर है, तो एक बात समझ लीजिए, आपकी बच्चों की जान उनके शरीर से ज्यादा कीमती उनकी पढ़ाई नहीं है। बेशक अपने बच्चों को स्कूलों से हटा लीजिए, हम अपने स्कूल शुरू कर लेंगे, गांव की चौपालों में स्कूल शुरू हो जाएंगे। इन बड़े बड़े उद्योगपति और इन स्कूलों के मालिकों को पालने की कोई जरूरत नहीं है। अध्यापकों से निवेदन कर रहे हैं, हाँ। अगर हमने अपने बच्चे आपको दिए हैं तो आप माँ बाप हो, आपका धर्म बनता, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन बच्चों के साथ क्या करोगे। आप इस बात के लिए कि नहीं कि आपका स्कूल बंद हो जाएगा, आपकी तनख्वाह बंद हो जाएगी। हमने अपने बच्चे आपको सौंपे हैं, वो आपके बच्चे हमारे बच्चे नहीं है। इस पे विचार करिए, जो आप कर रहे हो कुछ चंद पैसों के लिए आप न्याय नहीं कर रहे। ऐसा कोई कानूनी ऑर्डर भी नहीं है, और अगर वो ऐसे ऑर्डर देते हैं वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक ऑर्डर है। सीबीएसई का भी जो एक एडवाइजरी थी, जो एडवाइस होती है, वो भी मैंने पढ़ के एक्सप्लेन करी थी एक वीडियो में, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हो। एनकरेज की बात करते हैं कि लोगों को, पेरेंट्स को बताओ कि ताकि वो टीके लगवाएं, और वो ये बात भी लिखते हैं कि इस टीके से प्रोटेक्शन होती है, तो आपको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें एक चीज और भाई साहब, एक और इसमें एक चीज रह गई, हाँ। जो भी पुलिस वाला भाई देख रहा है, हाँ। जो भी कोई मान लीजिए कोई सरकारी व्यक्ति देख रहा है, उनकी वो हमारे भाई, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे भाई। जिसको साइड इफेक्ट हुए हैं उनकी लड़ाई हमें सामने आइए, दो, सामने आओ, आपकी लड़ाई हम गवर्नमेंट लड़ेंगे। ऑफ इंडिया एक कंपनी है, एम्प्लॉय की बात बता रहा हूँ, एम्प्लॉय के लिए बता रहा हूँ, एक जो कर्मचारियों के लिए बता रहा हूँ। कई कर्मचारी, चाहे आशा वर्कर से लेकर के ऊपर के अधिकारियों तक, वो ये कहते हैं कि हम तो सरकार के नौकर हैं और हमें आदेशों की पालना करनी होती है। एक बात सोचिए, कॉमन सेंस से ऊपर कुछ नहीं है, इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपका अधिकारी आपको गलत आदेश दे रहा है और आपकी आत्मा उसको नहीं मान रही है, आप विरोध कीजिए, सस्पेंशन का भी दंश झेल लीजिए, हम आपकी लड़ाई भी लड़ेंगे। जैसे अभी सस्पेंशन वाले तीनों अधिकारियों को वापस ले लिया है, आपको केस भी वापस ले लिए, सरकार ये भी लेगी। इसलिए आपसे गुजारिश है, आज अगर उस अधिकारी के कहने पर आपने किसी के बच्चे के साथ जबरदस्ती और ज्यादती करी, तो कल को वो आपको किसी की लड़की उठा के लाने को बोल देगा, तो आप मान लोगे क्या कि आपकी नौकरी इसलिए खतरे में है और आपके अधिकारी ने बोल दिया तो आप लाइए? इसलिए रॉन्गफुल कोई भी आदेश मानने से मना कीजिए। साफ साफ बोलिए कि इंसानियत से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है। साफ साफ कहिए कि नौकरी नहीं चाहिए, जमीर बचा कर रखना है। जमीर वाले लोग सामने आएंगे, अच्छे लोग सामने आएंगे, अपने गांव की लड़ाई को अपने गांव में मजबूत करेंगे। अपने महासंगठित होइए आप, और जिस दिन आवाज आ जाए, जिस दिन ये लोग हमारा सिर फोड़ने के लिए उस एसडीएम जैसी कोई किसी दरिंदे को भेजें, उस दिन आप ही के सहारे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ही से यही गुजारिश है कि तैयार रहिए। बस बहुत जल्दी बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत होने वाली है, तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।